हाँ, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या बात किए थे अभी, है ना। टॉपिक है प्रदूषण। अब प्रदूषण कहते हैं वैसे अवांछनीय पदार्थ जो वायुमंडल में एक ख़ास स्तर से ज़्यादा हो जाते हैं। जो ख़ास स्तर से ज़्यादा होते हैं, वजह जो होगा, जो कारक जो अपने एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, उनको प्रदूषक कह रहे होते हैं। सही है। और एग्जाम्पल तो तुम ही लोग बताए थे अभी, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह। हम बता रहे थे संगमरमर के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, और इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं कैल्शियम। इसका वैज्ञानिक नाम अलग होता है बाबू, यौगिक नाम अलग होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन बोले यार, मालूम है? कैल्शियम कार्बोनेट, सुना सुना हुआ नाम होगा, कभी ना कभी सुने होंगे, है ना। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी का एक और नाम है चूना पत्थर। अब ध्यान से बात सुनो, हम क्या बोल रहे हैं। हम प्रदूषण का इस पर होने वाले प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये इस पर क्या प्रभाव हो रहा है उस प्रदूषण का, और इससे बना हुआ हर चीज़। विदेश, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो विदेश में, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम अपने देश में वो है ना ताजमहल, चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखो उस पर क्या असर पड़ता है। अभी अभी हम बात किया कि बारिश के साथ जो होने वाला है वो है H2O, जल। इसको जल बोलते हैं, ये तो पता है ना सभी को, ठीक है। और ये जल हमारे द्वारा फैक्ट्रियों के चिमनियों से जो धुआं निकलता है, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड रहते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके या तो बनाते हैं क्या चीज़, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना बाबू, या फिर नाइट्रिक अम्ल। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हैं, ये बारिश के बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं। सही है। अगर हम पर गिर जा रहे हैं तो शुरुआत में तो हमको पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि स्किन रिलेटेड कोई डिजीज़, कोई बीमारी हमको हो गई है। लेकिन इन मॉन्यूमेंट्स पर, जैसे संगमरमर से बना हुआ वो जो अपना ताजमहल हो गया, या फिर वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का गुण जो है वो खोता चला गया। वो क्यों? वो जो चूना पत्थर CaCO3 का बना हुआ है, जिसका चमक कभी ख़त्म ना हो, ऐसा उसका है केस। लेकिन इन चीज़ों के असर से यह चूना पत्थर अपघटित हो रहा है, टूट रहा है, विघटित हो रहा है। किन चीज़ों में? कैल्शियम का ऑक्साइड, जिसको हम कली चूना बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसको बोल रहे हैं बाबू कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना को कैल्शियम ऑक्साइड। हो गया यहाँ पे बात। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर जानते ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब CaCO3 अपना गुण नहीं रखेगा, अब वो किसका गुण रखने वाला है? कली चूना का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और कली चूना का क्या गुण है? अब वो देखो, कली चूना जब जल से अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बना देता है। अब बुझा हुआ चूना का देखो हम बताते हैं, पान वगैरह के लिए दुकानों में जो चूना होता है वो कौन सा चूना होता है? CaCO3 चूना पत्थर होता है, CaO कली चूना होता है, या CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ चूना, नाम से जाहिर है चूना जो है वो बुझा हुआ है। अगर जागा हुआ रहता ना तो एक भी बचते नहीं, सब पान खाते, अब बिना इसके लाल होता, इतना कटता। देखो वो वाइट वॉशिंग जो करने वाले आते हैं, मजदूर जो होते हैं, वो चूना को पहले पानी में ज़रूर देते हैं, और अगर ना दे तो उनसे एक बार पूछ करके देखो कि होगा क्या। कट जाता है बॉडी उनका, कट जाता है, और लहर होता है, फिर लहर शुरू होगा। पान में जब ज़्यादा चूना मिल जाता है तो कभी असर देखो क्या होता है। कभी खाए हो पान देखो बाबू, तुम तो शहर के युवा हो, तुम लोग पान वान देखे हो? नहीं, हम लोग तो गांव में रहते हैं। खाए भी हो तो फिर हाँ में हाँ मिलाया करो ना यार, इतना सन्नाटा बना के रखते हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर चूना का स्तर ज़्यादा हो जाए तो फिर देखो पान कितना मज़ा आता है खाने में। फिर पान क्या, फिर खाना भी घर में खाओगे ना तो अलग ही टाइप का मज़ा मिलेगा। कभी करके देखो, अच्छा लगेगा। अब साइंस के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो करो। ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन तक रहता है असर, बस, ज़्यादा कहाँ है, 3-4 दिन तक बस। अब हम कल को टेस्ट में पूछ देंगे कि बताइए बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है। तुम ये बोल रहे होगे, तब तो उसको पिटाई लगने की आवश्यकता है, क्योंकि बुझा हुआ चूना का मतलब कौन चीज़ कब बुझेगा? जब उसमें जल देंगे। तो जब कली चूना में जल दिए तभी ना बुझा। तो ये है बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला, बुझा हुआ चूना। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कैल्शियम, बार बार कार्बोनेट तो वहाँ पे आइए गया, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर सवाल आ गया कि अम्ल वर्षा से संगमरमर की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्यों? हम एक सवाल यहाँ पर बना लेते हैं खुद ही से।
कि अम्लीय अगर एक प्रश्न बना लें कि अम्लीय वर्षा से संगमरमर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आ रहा है बाबू, स्क्रीन पर आ रहे हैं क्या? ये आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अम्लीय वर्षा से संगमरमर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब संगमरमर का मतलब तुम समझ लेना बाबू कि जब हम संगमरमर बोल रहे होंगे तो इसका मतलब हम चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इस संगमरमर की जगह पे तुम इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये तुम समझ सकते हो, या फिर तुम ताजमहल भी समझ सकते हो, ठीक है ना। अब इस पर देखो क्या असर पड़ा है। उत्तर में बनेगा क्योंकि ये सब का मतलब कौन कौन से, ये या ये CaCO3 से बने हैं। पहला बात ये क्लियर है, क्या हुआ बाबू? क्योंकि ये सब जो है वो CaCO3 से बने हैं, और CaCO3 को कौन तोड़ रहा है यहाँ पर देखो ना, CaCO3 को कौन तोड़ रहा है? अम्लीय वर्षा। तो CaCO3 को अम्लीय वर्षा किसमें तोड़ रहा है बाबू? CaO और CO2 में तोड़ देता है, जिसको हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं विघटित कर देता है, कह सकते हैं ना बाबू इत्मीनान से। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब किसी अम्लीय माध्यम से जुड़ता है यानी अम्लीय वर्षा, तो क्या बना लेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यही वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था। संगमरमर कब टूटेगा? संगमरमर टूट जाएगा जब अम्लीय माध्यम इसको मिलेगा। अम्लीय माध्यम कौन हो गया? जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल। और ये कब मिला इसको? वर्षा के रूप में मिला। हाँ, और वर्षा के रूप में कहाँ से आ गया अम्ल? फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। अब फैक्ट्री के धुआं में वो चीज़ कहाँ से आ गया? हमरे वजह से। तो ये कारक जो है अम्लीय वर्षा, ये प्राकृतिक हुआ या मानव जनित? इतना आसान है समझना, मानव जनित है, क्योंकि इसका वजह जो है कारक ये नहीं हुआ, कारक ये हुआ, फैक्ट्री से निकलने वाला। फैक्ट्री लगाने वाले कौन? हम, इसलिए। तो CaCO3 अम्लीय वर्षा, CaO CO2। इसका यह अर्थ हुआ, इसका यह अर्थ है कि CaCO3 अपना गुण रखेगा या खो देगा? खो देता है। CaCO3 अपना गुण खो देता है, और जब ये अपना गुण खो देता है तो ये सब ये का मतलब कि चाहे हम ताजमहल की बात करें या फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये सभी ये अपना वास्तविक रंग खोकर हल्के पीले रंग के हो गए हैं। देखिए, अपना वास्तविक रंग, तो संगमरमर का कलर कैसा होगा? ताजमहल का कलर कैसा होगा? दूधिया सफ़ेद, ऐसा रहा होगा ना। और वो धीरे धीरे कैसा कलर अब धर रहा है? हल्का येलोइश होता चला जा रहा है, और आने वाले समय में और होगा। क्योंकि हालांकि यूपी तरफ आगरा में सुप्रीम कोर्ट का ये विचार भी आया था बाबू, तुम्हारे किताब में भी मेंशन है कि वहाँ पर वो जो CNG हो गया, CNG का नाम सुने हो ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर LPG, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जिसको बोला जाता है शुद्ध गैस। क्योंकि इसमें क्या है, प्रदूषण ना के बराबर फैलता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाए। ऑर्डर तो आ गया है, अगर इसको क्या करते हैं, अमल में लाएंगे वो लोग, फॉलो करेंगे अगर वो लोग, तो कम से कम वहाँ प्रदूषण फैलेगा। जितना कम प्रदूषण होगा, इन दोनों की मात्राएं उतनी कम होंगी। जितनी कम इनकी मात्रा होंगी उतना कम अम्ल गिरेगा, जितना कम अम्ल गिरेगा उतना कम अवक्षय होगा। सही बोल।
बढ़े आगे, बढ़े। चलो अब अगला टॉपिक हम लोगों का है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहले समझने का कोशिश करते हैं है क्या दरअसल ये है हमारा गोला। गोलवा समझते हो अपना गोला, मीन्स पृथ्वी। हाँ, तो ई हो गया अर्थ, और सॉरी अर्थ, अर्थ। ई है वो गोला जो हमरे से काफ़ी दूर है। ई कौन है? हाँ, किसका सन? और सूरज। ओके, ये सन है, SUN। सूरज पृथ्वी से बड़ा है या छोटा? तो फिर ये इतना छोटा क्यों फोटो बनाया हम इसका? हाँ, क्योंकि वो हमसे बहुत पास है ना, दूर है, वैसे कर रहा। हाँ। अरे पास होगा तो बड़ा दिखेगा ना, दूर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए। एक बात क्लियर हो गया। इससे होकर के प्रकाश किरण आई, 8.5 सेकंड, 8 सेकंड लगभग लगता है पहुंचने में। अब वो पृथ्वी को गर्म करना शुरू। पृथ्वी को गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी को क्या मिल रहा है सूरज की रोशनी से? प्रकाश। ध्यान से समझोगे बात को, इसलिए बोल रहे हैं ना कि ये सब जो है ना वीडियो देख। हम तो जब आंसर लिखवाएंगे बाबू तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन जो समझाने वाला जो है ना वो रह जाता है उसी में, इसलिए बोलते हैं उसको देखा करो। असल में थोड़ा बहुत शायद काम आ जाए, वैसे तुम लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, बट देख लो इसे। प्रकाश आया बाबू, ये जो प्रकाश ऊर्जा है वो पृथ्वी पे, सूरज की जो रोशनी है वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में आई, और जब पृथ्वी के सतह पर ये पड़ी ना तो वो ऊर्जा किस में बदल गया? हीट। लाइट जो था वो किसे बदल गया? उष्मा में। अब देखो यहाँ पर यही चीज़ जब तुम अभी 8 में ये बात करोगे, 7-8 में, और 9th में जाकर के तुमको पढ़ना होगा। ऊर्जा संरक्षण एक सिद्धांत है। वो क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकती, और ना ही ऊर्जा का कोई विनाश कर सकता है। देखो ध्यान समझोगे, ना तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित यानी कि बदला जा सकता है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, जो प्रकाश ऊर्जा आया उसको कोई पकड़ा नहीं, कोई मोड़ा नहीं, बोला कि सुनो रात के 3 बजे से सुबह के 5 बजे तक तुम उष्मा बन जाओ और सुबह से लेकर के फिर शाम तक तुम प्रकाश बन जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वही प्रकाश ऊर्जा किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है? उष्मा ऊर्जा में। अब देखो इसका प्रमाण हम तुमको बताते हैं। दिन में सूरज, पृथ्वी गर्म क्यों होती है? सूरज की वजह से। जी जवाब होगा बाबू, ठीक है। सूरज का जो रोशनी आया वो किसके रूप में आया? प्रकाश के रूप में आया। फिर आप गर्म महसूस करने लगे, इसका मतलब है कि उस प्रकाश में ऊर्जा है, और वो ऊर्जा कौन सी है? उष्मा। प्रकाश उष्मा में तब्दील हो गया, जो बात हम यहाँ पे लिखा। रात में पृथ्वी घूम जाती है और मेरा वाला हिस्सा जो है वो इधर आ जाता है, अंधेरा वाला में। जो पृथ्वी ऐसे घूमता है बाबू, ऐसे। क्या सूरज बोला क्या? नहीं, हम जाते हैं सवेरे फिर आएंगे टाइम से 3 बजे। नहीं ना, सूरज वही है, पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर है, बस वो घूम गई है। घूमने का मतलब ये हो गया कि अब जो भाग अंधेरा था अब उधर उजाला हो गया है, और उजाला वाला भाग अंधेरा हो गया। गोल है, घूम गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे तरफ तो सूरज नहीं है, अभी देखो धीमा होता चला जा रहा है। गर्मी लेकिन 32 डिग्री अभी भी है टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? रात में हद से हद 1-8 डिग्री घटेगा, 29, 28 या 29 या 30, 31 के आसपास रहेगा। ऐसा क्यों? सूरज तो नहीं मिल रहा आपको। क्या रीज़न रहा? उसका तापमान, उष्मा वो अभी भी है। सही बोल रहे हैं क्या? वो प्रकाश ऊर्जा किस में बदल चुका है? उष्मा में। और उष्मा के रूप में वो मेरी पृथ्वी को इतना गर्म कर चुका है कि वो फिलहाल 10 घंटा 12 घंटा तक गर्म रहेगी। सही बोल रहे हैं क्या? और इसके पीछे भी रीज़न है बाबू। देखो ये जो रोशनी जो प्रकाश ऊर्जा के रूप में पृथ्वी के इस आधे भाग को इस तिरछा क्यों बना रहे हैं? तुम समझ सकते हो, ये 23.5 डिग्री पर है ना टिल्ट, झुकी हुई, इसलिए हम इस तरफ के भाग को बता रहे हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर मिला, जो ताप आया इसके पास, उष्मा, इस हिस्से को वो पहले गर्म किया, ये गर्म हुआ ये वाला भाग। यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं। रात के वक्त में ये वाला भाग घूम करके किधर आ गया? इस तरफ आ गया। अब ये वाला भाग के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये वाला भाग भी अभी गर्म है। गर्म क्यों है? उष्मा यहाँ से अब लौटना शुरू कर रहा है, लौटना चाह रहा है। जो गर्म हुआ था ना तब ठंडा भी तो हो गया ना सतह, तब ये क्या करेगा? लौटना चाहेगा। लौटने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर के सतह पर, ये यहाँ पर ये वायुमंडल है हम लोगों का, है ना, यहाँ पे एक गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बात किए थे इसके बारे में, है ना।
इस सारे के सारे ऊष्मा को ये लौटने नहीं देती है, पहरेदार की तरह काम करती है। तकरीबन 15 समथिंग ना 15.3 डिग्री सी तक को वो लौटाती है कि नहीं भाई चलो जाओ। अब यही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है बाबू। अगर सारा का सारा ऊष्मा लौट जाता रात में तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाता, बर्फ़ बन जाता। पूरा का पूरा जो जीवधारी जो इस क्षेत्र में है सभी के सभी क्या हो जाते, एक बार में ख़त्म हो जाते। बिना ऊष्मा के जीवित नहीं रह सकते थे कोई भी। और ऊष्मा यहाँ पर क्या हो रही थी, बाहर जा रही थी, बाहरी वायुमंडल में घुलते चली जाती, ख़त्म हो जाती। कार्बन डाइऑक्साइड बोला नहीं जाना है आपको, और कितना को रोक लिया वो, तकरीबन 15.3 को। ये तो काम था कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड अभी 15.3 डिग्री सी को टेम्परेचर को बना कर रखा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके काम में हम थोड़ा सा और योगदान दे दिए, हम कुछ गैसेस का रिलीज़ करवाने लगे, जैसे कि CFC, और उस CFC में C को बोलते हैं क्लोरो, F को बोलते हैं फ्लोरो, और C को बोलते हैं कार्बन। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बोला कार्बन डाइऑक्साइड को, बोला भाई तुम अकेले अकेले इतना इतना काम करोगे, हम भी तुम्हारा मदद करेंगे। चल 5% डिग्री वो भी बढ़ाने लगा। तो अब टेम्परेचर कितना हो गया बाबू बढ़ करके, तकरीबन 20 डिग्री सी। समझ में आ रही है बात। फिर हम लोग और कारखाना वगैरह ओपन किया, मीथेन भी गया, वो भी बोला भैया हम भी रहेंगे यहाँ पर। बोला आओ 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 तुम भी आओ, वो भी आकर बैठने लगा। वो बोला भैया 2% हम भी। बोला हाँ भाई आओ आओ तुम भी आओ, 2 डिग्री वो भी बढ़ाया, 22 डिग्री सी। टेम्परेचर देख रहे हैं ये बढ़ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब हुआ कि वो तापमान जो नॉर्मल था, जो इस तरफ का रहना चाहिए था सूरज की अनुपस्थिति में, वो तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। अब सुबह का वक्त हुआ, ये घूमा इधर का तापमान पहले से कितना बना हुआ है 20। अब सूरज आया, जो पहले 32 होता था अब उसमें भी 5 डिग्री बढ़ गया। CFC दिया ना योगदान 5 डिग्री का, तो 5 डिग्री उसमें बढ़ गया। तो कितना हो गया टेम्परेचर अब 37 डिग्री सी। यार पिछले साल से गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? योगदान भी तो मेरा है गर्मी बढ़ाने में, पूरा योगदान है मेरा। हम CFC का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो लगा रहे हैं, AC लगाए हुए, सपोज यहाँ तो नहीं है बट AC लगा दिए हम, उससे भी CFC रिलीज़ होता है। रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी CFC निकलता है। तो अब एक घर में अगर एक AC, रेफ्रिजरेटर ये सब होने लग जाए तो ये सब वायुमंडल में मुक्त होकर के वायुमंडल में जाएगा। वायुमंडल में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा भाई हम भी मदद करेंगे। बोला हाँ वो पहले 15 रख रहे थे, अब सब भाई मिलकर के 15-15 30 रखेंगे। अब ये घूमेगा, सुबह के वक्त में सूरज आएगा, सूरज बोलेगा हो पहले से 30 किए हुए हो, हम तो 30 देवे करेंगे, 30-30 60, भुट्टा की तरह ऐसे फूट जाओगे, ऐसे भूना कैसा था फट, सूरज आया नहीं कि भट। आजकल आज सुबह का देखे थे मौसम कैसा था, सूरज की रोशनी कितनी तीक्ष्ण थी, बहुत ज़्यादा। और मौसम उसी का नतीजा है कि अभी 33 डिग्री सी है टेम्परेचर, 32 तकरीबन। अब ये हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि वो टेम्परेचर वाला वहाँ पे लगा हुआ है ना, तो मस्जिद के पास लगा हुआ है, मेरे घर में भी है, तुम देखा उसको। हम बोला यार ऐसे में तो आदमी मर जाएगा। अगर 32 शाम में 32 बना हुआ टेम्परेचर है तो दिन में लगभग रहा ही होगा अच्छा खासा। ये रीज़न क्या है? हाँ बाबू अब बताओ इसका रीज़न क्या है? वैसे हम लोग तो समझ सकते हैं फ़िलहाल रीज़न क्या, रीज़न दें हम लोग अभी वर्तमान का, क्या रीज़न है इस गर्मी का बताइए? प्रदूषण नहीं, एक दिन में प्रदूषण फैल गया, कल तो प्रदूषण नहीं था। बाढ़ आया हुआ है, पानी आपके आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा है, तो जब गर्मी इस पर मिल रहा है पानी पर तो भाप बन, वाटर वेपर है ना, गर्मी महसूस हो रहा है, समझ रहे हैं ना? ये है अभी फ़िलहाल का ये कारण है। प्रदूषण एक रात में नहीं फैलता है, प्रदूषण धीरे, हाँ अब एक रात में नहीं फैलता, मैंने कांड तो हो सकता है, भोपाल गैस त्रासदी एक टॉपिक है आपके चैप्टर में, वो हो सकता है। फ़िलहाल हम लोग हरित गृह प्रभाव देख रहे हैं। अब देखो तो ये वाला जो इफेक्ट है इसमें हम बोल सकते हैं कि वो गैस के रूप में किसका इस्तेमाल हरित गृह में, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब ऐसी गैसें हैं जो हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं। ये हरित गृह प्रभाव है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है हरित गृह प्रभाव ही क्यों? इसको काला घर प्रभाव क्यों नहीं बोला गया, पीला घर प्रभाव क्यों नहीं बोला गया? तो उन प्रदेशों में बाबू जहाँ पर सूरज बहुत कम निकलता है, ऐसा बोल सकते हैं, उन जगहों पर क्या, और पृथ्वी ज़मीन जो है वो बर्फ़ से ढकी होती है, उन जगहों पर शीशा का ग्लास बनाया जाता है, इसके अंदर पौधा को लगाया जाता है। समझ रहे हो बात को? अब सूरज की रोशनी जब इनके अंदर आती है तो ग्लास की कुछ ऐसी क्वालिटी है कि इसका ताप पूरा नहीं लौट पाता है, वो ताप वापस ही इसी ग्लास के अंदर लौटा दिया जाता है। वो ग्लास यानी शीशा की ये खासियत होती है।
बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? ये जो ग्लास है इसकी एक खासियत है कि सूरज का जो ताप, जो उष्मा आता है अंदर, वो पूरा का पूरा उष्मा लौटने नहीं देता, कुछ उष्मा को वो रोक लेती है। ऐसे ही कुछ तो यहाँ भी हो रहा है, सूरज का उष्मा पूरा नहीं जाने देता, कुछ उष्मा को रोक लिया जाता है। और रोकने के लिए यहाँ पे कोई शीशा नहीं लगा के रखा गया है, यहाँ पे क्या लगा के रखा गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग नहीं लगाए हैं, प्रकृति पहले ही इंतजाम कर दी है कि तुम जिंदा कैसे रह सकते हो, सब इंतजाम है। हम लोग जो है ना उसको बर्बाद कर रहे हैं। हम उसको बर्बाद करेंगे, नहीं हमको नहीं रहना जिंदा, तुम गलत बनाए हो, हम सही बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का CFC भी होना चाहिए था, ठीक है, अब दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा इससे, तो आप गलत बनाए हैं, प्रकृति को बोल रहे हैं हम सही बना रहे हैं। अब हम CFC वहाँ पे रख रहे हैं, मीथेन वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, हम नहीं पहुँचा रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने आप पहुँच रहा है। जम के करो इस्तेमाल, जितना जा रहा है उतना ज़्यादा वहाँ पर ये शीशा जो है ना, एक तरह समझो ये शीशा उतना ही मोटा होता चला जा रहा है। कुछ इत्मीनान से अगर समझोगे ना बाबू, तो हम एकदम क्लियर कर सकते हैं कि अगर ये वो घर है, ये वो पौधा है, शीशा का ये बना हुआ है, ये पूरा बर्फीला मैदान है। बर्फीला मैदान में क्या होता है? सूरज की रोशनी के लिए ज़मीन को गर्म चाहिए ना, पेड़ पौधे को पनपने के लिए, बढ़ने के लिए। तो सूरज की रोशनी सपोज आई, जिस वक्त तक सूरज की रोशनी है तब तक तो पौधा जिंदा रहा। अब रात में क्या होगा? बर्फ़ जम जाएगा ना फिर से। ध्रुवीय प्रदेश में देखो, वहाँ पर पेड़ पौधा कैसे लगेगा? ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा रात में। तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ये ग्लास ऐसी क्वालिटी की है कि अब इसमें इतना सूरज की रोशनी आई थी ना, इसमें से कुछ रोशनी लौटेगी, बाकी रोशनी जो है वो, उसका ताप जो है वो किसमें? उष्मा के रूप में इसी ग्लास में रह गया, और पेड़ पौधा को गर्माहट मिला रहा, और वो अपना विकास वृद्धि करता रहेगा, क्योंकि कल सुबह फिर सूरज हो गया, फिर तापमान बढ़ जाएगा, अंदर का टेम्परेचर मिला रहेगा। वही चीज़ यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल इसके वजह से सब ठीक ठाक था, लेकिन हम लोग क्या कर दिए? पहुँचा दिए किसको? CFC को पहुंचाने लगे, CH4 को पहुंचाने लगे। ये वाला प्रभाव कहलाया हरित गृह प्रभाव, और हमारे वायुमंडल के प्रभाव को इसी के वजह से हरित गृह प्रभाव कहते हैं। पीला गृह नहीं बोल रहे होते, लाल गृह प्रभाव नहीं बोल रहे होते। बात समझ में आया? हम ये कह सकते हैं, हमारे जो एप्लीकेशन से ऐड नहीं है वो नोट करेंगे तेज़ी में, और जो ऐड है वो आराम से देखेंगे। हमारे पृथ्वी का ताप रात्रि के समय सामान्य बनाए रखने के लिए CO2 है, जो सूर्य के ताप का लगभग 15.3 डिग्री C बचाकर रखता है, और हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। पूर्ण विराम। फिर आगे इसमें लिखेंगे मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप हरित गृह गैसों में वृद्धि हो रही है। हरित गृह गैसों में वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने का मतलब पहले कार्बन डाइऑक्साइड था, अब कौन आ गया उसके जगह पर? CFC भी आ गया है। जैसे CO2 के अतिरिक्त अब कौन आ चुका है? CFC भी है। CFC का निर्माण फ्रिज, एयर कंडीशन, इत्यादि से निकलने वाली गैसों से होता है, जो पृथ्वी के ताप को बढ़ाती है। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहा गया है। एक बात बाबू,
ये जो हरित गृह प्रभाव कहा गया है, अगर सवाल आ जाए कि हरित क्यों, लाल क्यों नहीं, तो अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। वीडियो अब देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न पूरा बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव्स पूरा बना लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। समझ गए बाबू? अति लघुत्तरीय प्रश्न पूरा बनाइएगा, हर कोई बनाएगा और बना करके चेक कराएगा, जिससे नहीं बनेगा वो पूछ लेगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो ब्लैंक जाएगा। फिर भी तुम चैट बॉक्स पे भी पूछ सकते हो और क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है। कल भी यही पढ़ाई होगी, विज्ञान, ठीक है बाबू, कल भी विज्ञान पढ़ाई होगी। हम बता देते हैं कहाँ पर होगा, हम लिख ही देते हैं प्रश्न कि वो सब ज़रूर बना लोगे। भोपाल गैस कांड एक क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड एक ये प्रश्न है, आप इसको ढूंढ के बना लेंगे। ये हुआ था वो 1984 में 2 और 3 दिसंबर रात का समय था 1984 में। फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का ये हो गया, रिसाव हो गया, और राताराती लोग एक पूरे मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में वो फैक्ट्री था उस क्षेत्र में रहने वाले सारे के सारे लोग मर, और जो बचे उन जहरीला चीज़ की वजह से इन्फेक्शन वगैरह हुआ, और क्या ये हाल था। MIC गैस का था। तो ये प्रश्न उसी चैप्टर में है, आप ढूंढ लेंगे। सुन लिए बाबू? एक प्रश्न आप ये बना लीजिएगा कि जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? एक बार और हम पूछना चाहेंगे, हरित गृह प्रभाव समझ में आया सभी को? हरित गृह प्रभाव समझ में आया? कोई पेड़ पौधा अगर हम लगाते हैं तो ज़मीन में थोड़ा सा तो गर्मी होना चाहिए ना, उष्मा। अगर बर्फीला प्रदेश है तो क्या वहाँ पर हम कोई पेड़ पौधा लगा पाएंगे? नहीं ना। तो हमको कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा इसके लिए। इसी के लिए हम बनाए हैं क्या, एक कांच का बॉक्स, ताकि ये जो पौधा यहाँ लगाए हैं, अब सूरज की रोशनी जब इसमें पड़ रही होगी तो ये ज़मीन को उस समय के लिए तो गर्म ज़रूर करेगी, लेकिन रात्रि के समय ये पूरी लौट कर ना जा सके, कुछ उष्मा बची रहे, ताकि रात में भी मेरा पौधा ज़िंदा रह सके। ठीक है ना? कल भी यही पढ़ाई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, रखा जाए।